हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए, बहुत लंबे टाइम बाद लगभग एक साल ही हो गया, उसके बाद अपने आज फिर से क्लासेस स्टार्ट करना जा रहे हैं। तो मैंने आपको बता भी दिया था क्लासेस के बारे में, मेरे जो टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब जो कम्युनिटी टैब है उसमें भी। तो ये वाली जो क्लास है ये बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इस बार से राजस्थान की लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू की है, उसके अकॉर्डिंग जो बीएससी की फर्स्ट ईयर की क्लास है, उसमें क्या है कि जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, सारे एमसीक्यू आएंगे, उसमें आपको टिक मार्क करना होगा। और बाकी क्या है कि एमसीक्यू आएंगे तो ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए आज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हालांकि ये वाले क्वेश्चंस जो मेरे पास एक बुक है, लाया था मैं अभी कुछ दिन पहले ही, उसमें से लिए गए हैं और आपकी सीबीएच की बुक में भी हैं ये वाले कई क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर जो करवाने का मेरा उद्देश्य है, जो मेन मोटिव है, वो यही है कि आपको पेपर में एक अंदाजा हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस लगभग आएंगे। ठीक है, तो ये पहली वीडियो है बहुत टाइम बाद, प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना आगे। और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे, अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूँगा। और फिर भी आपको कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। और वीडियो में क्या है कि आपको जो क्वेश्चंस है मेरे पास हिंदी मीडियम में अवेलेबल थे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैंने हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर नीचे लिख रखा है कि ये देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है और ये वाला यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, जो ऊपर हिंदी मीडियम में अवेलेबल था। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए ही ये वाली वीडियो है, वो बहुत ही यूजफुल है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो ये वाले क्वेश्चन आपको फिर ही समझ में आएंगे अगर आपने जो क्लासिकल मैकेनिक्स वाली जो बुक है उसकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर रखी है। जो गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आता है उसमें, और बाकी कई टॉपिक आते हैं, वो सारे अगर आपके कंप्लीट हैं फिर ही आप ये वाले क्वेश्चंस कर पाओगे, ये वाले क्वेश्चंस आपके समझ आ पाएंगे। तो उम्मीद है आपको वो वाली यूनिट आती है, मैं यही मान के चल रहा हूँ। और जिस किसी ने नहीं की हुई वो क्या है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इसके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके वहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें 23 वीडियोज़ हैं, वो 23 वीडियोज़ आप देख लो, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर आप क्वेश्चन ट्राई करना, फिर आपसे सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है कि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग v से गतिशील निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश का रूपांतरण समीकरण कि इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर व्हेन ए फ्रेम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। यानी आपको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालना है किसका? स्थिति सदिश का, मतलब कि पोजीशन वेक्टर का। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर का जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता है वो आपको डायरेक्टली याद होगा, नहीं याद तो आप लिख सकते हो, आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर इंटू टी। ठीक है, वी वेक्टर होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। आर डैश होता है वो होता है एस डैश फ्रेम में जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर, और एस आर वेक्टर जो होता है वो एस फ्रेम में पोजीशन वेक्टर होता है। टी टाइम में जितनी, यानी कि टी टाइम में उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो टाइम टी हो गया। तो ये आपके पास आ गया। तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलीलियन निश्चर होता है, गैलीलियन इनवेरियंस इज प्रेजेंट। गैलीलियन यानी जो होता है उसकी वैल्यू किसके लिए चेंज नहीं होती है, मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जब अपने एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में चेक करते हैं तो किसकी वैल्यू है वो दोनों फ्रेम में सेम रहती है, ये पूछना चाह रहा है ये। डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की, वेग की, वेलोसिटी की, वेग व विस्थापन दोनों की, बहुत, या फिर नन, या फिर इसमें से किसी की नहीं। तो एक चीज तो आपने अगर पढ़ा हो ये वाला चैप्टर तो आपको पता होगा कि वेलोसिटी की ट्रांजिशन इक्वेशन, मतलब वेलोसिटी की अपनी ये वाली लिखते हैं, यू वेक्टर इज इक्वल टू यू डैश वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर। तो इसका मतलब वेलोसिटी तो चेंज नहीं आती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैंने करवाया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका सेम होता है। तो आप कहोगे कि सर पोजीशन वेक्टर तो आपने यहाँ पर देखो अलग अलग है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पोजीशन वेक्टर के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जब आप डिफरेंस लोगे, मान लो एक पोजीशन वेक्टर आपने r1 डैश वेक्टर लिया, उसका लिया r1 वेक्टर माइनस
v वेक्टर इंटू टी, और दूसरे का पोजीशन वेक्टर लिया r2 वेक्टर इज इक्वल टू r2 डैश वेक्टर इज इक्वल टू r2 माइनस v1 टी। तो अब दोनों का डिफरेंस लोगे तो इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल आएगा। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो डी डैश आपका डी के इक्वल आएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस डी डैश होता है और r1 और r2 का डिफरेंस डी होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका विस्थापन होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आई बात। नेक्स्ट देखो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाली, पहले सिंपल क्वेश्चन है। देखो थर्ड क्वेश्चन आपके पास, गैलीलियन निश्चरता के सिद्धांत का पालन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ गैलीलियन इनवेरियंस। गैलीलियन इनवेरियंस या गैलीलियन निश्चर, मतलब गैलीलियन की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो कौन सा जो लॉ है वो फॉलो करता है। मोमेंटम कंजर्वेशन यानी कि संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण, या फिर ऑल। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता लग गया होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि संवेग और ऊर्जा यानी मोमेंटम और एनर्जी वाला आपने किया हुआ है। आवेश संरक्षण के आवेश जो होता है, चार्ज भी होता है, वो क्या करता है, गैलीलियन इनवेरियंस को फॉलो करता है, क्योंकि फ्रेम चेंज हो जाए चार्ज तो वही रहेगा, प्रोटॉन का चार्ज जो पहले फ्रेम में अब दूसरे में रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास, पढ़ो आपके सामने है, इंग्लिश मीडियम वाला ये रहा कि कौन सी राशि गैलीलियन निश्चरता का पालन नहीं करती है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट फॉलो गैलीलियन इनवेरियंस। गैलीलियन इनवेरियंस को फॉलो नहीं करती है, तो ये अभी अपने पढ़ के आए हुए हैं, गैलीलियन इनवेरियंस को फॉलो नहीं करती है। ठीक है ना, ये भी अभी आपने पढ़ा है। देखो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट तो फॉलो करता है, ठीक है, और वेलोसिटी चेंज रहती है। वेलोसिटी अभी अपने पढ़ा था कि u डैश वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर माइनस v वेक्टर, मतलब ये वाली वेलोसिटी वाली टर्म इसमें अलग आ रही है, ये वाली माइनस हो जाती है, यानी s डैश फ्रेम का जो वेलोसिटी है वो s के रिस्पेक्ट, तो वेलोसिटी की इक्वेशन ये वाली रहती है। तो मतलब वेलोसिटी जो s फ्रेम में है वो ये वाली है, s डैश में ये वाली है, तो दोनों वेलोसिटीज डिफरेंट है, क्योंकि s डैश वाली में से v माइनस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वेलोसिटी। अब देखो त्वरण जब एक्सेलरेशन करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये वाली टर्म जीरो, तो a डैश इज इक्वल टू a आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे तो f डैश इज इक्वल टू f आ जाएगा। ये किया हुआ है अपने चैप्टर में, दोबारा शॉर्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ। तो विस्थापन, त्वरण और बल यानी डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और फोर्स, ये तीनों ऑप्शन क्या है यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पर नहीं, नोट। ये भी आपको जरूर क्वेश्चंस में ध्यान देना है कि किसमें नहीं पूछा हुआ और किसमें है पूछा हुआ, पॉजिटिव आंसर किसमें है और नेगेटिव किसमें पूछा हुआ है। ठीक है, एमसीक्यू में ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से चैप्टर को कर रखा है वो इसका आंसर है वो डायरेक्टली दे देगा कि दो आपको निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ठीक है, तो आपको कहा हुआ है कि एक जो फ्रेम है वो एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में v वेग से गतिशील है, कि जो फ्रेम है एक्स वाई जेड वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आपका गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत सही संबंध होगा। फॉलोइंग शोज करेक्ट इक्वेशन, गैलीलियन इक्वेशन को कौन सी सही जो इक्वेशन है इसके लिए शो करती है। तो आप देखो जब फ्रेम आपका ओनली एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो यहाँ पर एक्स डैश हो जाएगा वो आपका एक्स माइनस वी इंटू टी की इक्वल हो जाएगा, और वाई डैश आपका वाई के इक्वल ही रहेगा, जेड डैश आपका जेड के इक्वल ही रहेगा, और टी डैश आपका टी के इक्वल ही रहेगा। अगर मान लो ये दो डायरेक्शन दे देता कि प्लस एक्स और प्लस वाई दोनों में चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पर वाई वाली इक्वेशन को भी चेंज कर लेते, तीनों में दे रहा है तो तीनों चेंज कर देते, जेड डैश इज इक्वल टू जेड माइनस वी टी आ जाता। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन देखनी है कौन सी डायरेक्शन यहाँ पर गिवन है। अगर माइनस एक्स डायरेक्शन दे देता तो प्लस हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अब क्यों होगा या कैसे होगा वो आपको बच्चों चैप्टर में आपको समझ में आएगा, चैप्टर आपको इसके लिए करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो आपको गिवन है ये वाला क्वेश्चन सीबीएच में जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल, उसमें पहले एग्जाम्पल है कि किसी खंड P का स्थिति सदिश कार्तीय निर्देशांक में r वेक्टर आपको गिवन है, तो इस स्थिति में s का s डैश के सापेक्ष वेग, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल P इन फ्रेम s
एस फ्रेम में पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर आपको गिवन है। देन फाइंड द वेलोसिटी एस डैश फ्रेम इन दिस पोजीशन, एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी निकालनी है और आपको आर डैश भी गिवन है। यहाँ पर आर डैश क्वेश्चन में जो प्रिंट है वो नहीं हुआ था, लेकिन एक्चुअल में ये गिवन है आर डैश। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है। पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, तो पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, न्यूमेरिकली यही ऐसे ही तो करते हैं कि आपको गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। तो पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी में रिलेशन ये होता है आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर इनटू में टी के इक्वल आ जाएगा। समझ आई बात। अब आपको v निकालना है तो v को इधर ले जाओ और r डैश को इधर ले आओ, तो v वेक्टर और इनटू में t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r वेक्टर माइनस में r डैश वेक्टर। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये आ गया, तो v वेक्टर और इनटू में t। अब इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, तो वैल्यूज देखो आप कि यहाँ पर जो j कैप और k कैप वाली वैल्यू है, ये देखो j कैप वाली और k कैप, जे कैप और के कैप, यहाँ पे -5t³, यहाँ पर भी -5t³, यहाँ पर +7 +7, तो ये वाली वैल्यूज तो कैंसिल हो जाएंगी। मैं यहाँ पर कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। अब r में से r डैश माइनस करना है, r तो ये वाला है, तो देखो यहाँ पर 6t² भी कैंसिल हो जाएगा दोनों में, क्योंकि दोनों में सेम जो जिनके साइन होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे जब आप माइनस करोगे। अब यहाँ पर बचेगा -3t आई कैप, और इसमें भी क्या आ जाएगा, ये आर डैश यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा -3t आई कैप। तो v वेक्टर इंटू टी आपका क्या आ जाएगा, -6t आई कैप। और अगर v वेक्टर की बात करूँ तो t कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड, तो -6 आई कैप मीटर पर सेकंड यहाँ पर आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी, इसमें t एक्स्ट्रा दिया हुआ है, मिसप्रिंट है, t नहीं आएगा यहाँ पर। क्या नहीं आएगा, t यहाँ पर आपका नहीं आएगा। समझ आई बात, -6 आई कैप ओनली यहाँ पर आएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ही, यानी कि कंपटीशन के लिए आज से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और हो सकता है आपके पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वीडियो को पॉज करके, फिर खुद करके देखो, और अगर ना हो पाए फिर वीडियो को दोबारा चला के और मेरे वाला सॉल्यूशन देखना। हर एक क्वेश्चन में आप ऐसे करोगे तो 100% आपके सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया होंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, कि एक नदी में पानी पूर्व की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बह रहा है। द वाटर इज फ्लोइंग इन ए रिवर विद 6 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। एक नाव पानी के सापेक्ष 8 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर की ओर जा रही है। बोट इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन विद 8 किलोमीटर प्रति आवर विद रिस्पेक्ट टू वाटर फ्लो। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू के सापेक्ष काफी आ रहा है, तो ये तो आएगा ही जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो देखो आपको यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको इक्वेशन तो आपके पास वेलोसिटी की है, ठीक है। इक्वेशन आपकी ये है, u डैश वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर माइनस v वेक्टर। अब आपको क्या है कि ये वाली वेलोसिटी होती है s डैश फ्रेम में, ये होती है s फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी, और ये होती है s डैश की s के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, ठीक है। ये होती है पार्टिकल की एस डैश फ्रेम में, ये एस फ्रेम में। तो अब अपने को यहाँ पर एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी कि एस फ्रेम कौन सा है, एस डैश फ्रेम कौन सा है, और जो अपना पार्टिकल है जिसको पी से लिखता हूं वो कौन सा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहली लाइन पढ़ो कि द वाटर इज फ्लोइंग इन रिवर विद 6 किलोमीटर पर आवर। एक नदी में पानी पूर्व की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बह रहा है। तो अब जो डायरेक्शन ली है पूर्व डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, और जो वेलोसिटी ली है उसमें आपको कहीं भी नहीं दिया हुआ कि किसके रिस्पेक्ट ली है, ठीक है। तो जब यहाँ पर आपको नहीं गिवन है कि किसके रिस्पेक्ट ये वाली वेलोसिटी ली हुई है, तो आपको उसको किसके रिस्पेक्ट मानना है, कि डायरेक्शन अपने किसके रिस्पेक्ट मानते हैं, अर्थ के। तो जो आपका फर्स्ट फ्रेम हो जाएगा, एस फ्रेम हो जाएगा, वो हो जाएगा अर्थ, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या गिवन है कि एक नाव पानी के सापेक्ष इतने वेग से जा रही है, ए बोट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू वाटर फ्लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो चीजें होगी, एक तो रिवर होगी और एक क्या होगी, बोट होगी, ठीक है। अब आपको बोट का ही यहाँ पर निकालना है अर्थ के रिस्पेक्ट वेलोसिटी। तो इसका मतलब जो पार्टिकल अपना जो मूव कर रहा है वो बोट है, और जो अपना एस डैश फ्रेम है वो कौन सी है, रिवर है यहाँ पर, यानी कि जो वाटर फ्लो है। मैं यहाँ पर वाटर भी लिख देता हूँ। तो फ्रेम डिफाइन हो गए,
ठीक है। अब वेलोसिटी देखो, आपको यू डैश, यू और वी में से कौन कौन सी वेलोसिटीज गिवन है। सबसे पहले नदी में पानी पूर्व की ओर, वाटर इज फ्लोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो रिवर यानी रिवर की वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, रिवर की वेलोसिटी, तो रिवर यहाँ पर सेकंड फ्रेम है और किसके रिस्पेक्ट है ये, फर्स्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट, मतलब कि अर्थ के रिस्पेक्ट रिवर की वेलोसिटी, मतलब आपको वी गिवन है यहाँ पर कितना, 6 किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो मतलब v की वैल्यू गिवन है। एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी होती है s के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर रिवर की वेलोसिटी है, जब आपको किसके रिस्पेक्ट नहीं दी हुई तो यहाँ पर अर्थ के रिस्पेक्ट लोगे आप, समझ आई। फिर आपको गिवन है कि नाव पानी के सापेक्ष, यहाँ पर बोट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू वाटर फ्लो, तो बोट है वो वाटर फ्लो के रिस्पेक्ट, मतलब कि यहाँ पर ये वाली जो वेलोसिटी आपको वो दी हुई है, ये गिवन है u डैश, ठीक है। वेक्टर नहीं एक बार लगाएंगे, u डैश आपको गिवन है, वो आपको गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर। और आपको फिर फाइंड कौन सी करने वाली रहेगी, इस बोट की अर्थ के रिस्पेक्ट, मतलब u वेक्टर, जो u वेक्टर है वो आपको क्या करना है यहाँ पर बच्चों, फाइंड करना है। इतनी कहानी समझ में आ गई, ठीक है। तो अब ये वाली इक्वेशन में वेक्टर फॉर्म में है, तो ये वाली वेलोसिटीज को अपने वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो इनकी डायरेक्शंस लेनी पड़ेंगी। तो डायरेक्शंस अपने देखो बच्चों कैसे लेंगे, एक बार आज पहली बार काफ़ी टाइम बाद क्लास लगा रहा हूँ, लाइनें सीधी नहीं लग रही हैं तभी। तो देखो ये वाली डायरेक्शन अपने नॉर्थ मान लेते हैं, नॉर्थ के राइट में ईस्ट होती है, नॉर्थ के बिल्कुल सामने साउथ, और इधर क्या आ जाएगी, वेस्ट। तो अपनी जो रिवर है वो क्या है, वी वेक्टर है जो ये वाला, इसकी वेलोसिटी है पूर्व की ओर, मतलब ईस्ट की ओर, तो ये 6 वाली वेलोसिटी होगी, ठीक है। और दूसरी है उत्तर, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में, तो दूसरी जो 8 वाली वेलोसिटी है वो इधर आ जाएगी, ठीक है। तो जो वी वेक्टर अगर मैं लिखूं तो वी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में, और इसको अपने एक्स वाई में लिखें तो ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी, ये आ जाएगी 6 कैप किलोमीटर पर आवर, और जो यू आपका क्या हो जाएगा, यू डैश वेक्टर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 8, और ये क्या कौन सी डायरेक्शन में है, 8 वाई डायरेक्शन में, मतलब जे कैप डायरेक्शन में, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आपको u निकालना है, तो जब u निकालना है तो इस v को आप इधर लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ u वेक्टर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, u डैश आपका है 8 जे कैप और प्लस में 6 आई कैप, और साथ में आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये तो क्या है, वेलोसिटी किसकी फॉर्म में आई, आई जे की फॉर्म में। आपको जो आंसर देना है वो देना है आपको इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो। जब ओनली वैल्यूज आई जे के कैप में नहीं पूछा आपसे, डायरेक्ट पूछा हुआ है और आपके पास वेक्टर में आंसर आ रहा है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड लो। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, तो जो आपके पास u आ जाएगा, इसको ओनली u भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड को, तो वो आ जाएगा √64 प्लस 36, मतलब कि √100, तो ये आपका आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर आपको इसकी डायरेक्शन निकालनी हो कि डायरेक्शन कौन सी आएगी यहाँ पर, तो डायरेक्शन आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जो इनके बीच में कहीं डायरेक्शन आएगी, क्योंकि आई कैप प्लस जी कैप ये वाली डायरेक्शन होती है, और ये एंगल मान लो आप थीटा हो जाएगा, तो फिर आप निकाल सकते हो, इसको 8 मान लेना, इसको 6 मान लेना, और यहाँ पर बेस परपेंडिकुलर वाला वो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है, tan थीटा की वैल्यू आप निकालो 4/3 आएगी, तो उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो आंसर है अभी अपना वो आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया होगा, काफ़ी ट्रिकी सा क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ट्रिकी है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं आपको। आप कहोगे कि सर क्यों? देखो ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन, पहली बात ये क्वेश्चन लगभग 15 मिनट का क्वेश्चन है, तो और ऐसा क्वेश्चन आने के पेपर में बहुत कम चांस हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत चांस हैं, तो इसी कारण मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स की 13 या 14 नंबर है शायद वीडियो, मुझे पक्का पता नहीं है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को और टाइम भी डाल दूंगा कि इतने टाइम पर मैंने बिल्कुल इसके जैसा एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, आपको वो क्वेश्चन देखना और इसको ट्राई करना, बस वैल्यू चेंज है, बाकी सारी लैंग्वेज वगैरह सब कुछ सेम है। उसमें मैंने एक एक चीज़ समझाई हुई है पूरी डिटेल से, लगभग 15-20 मिनट इसी क्वेश्चन पर लगाए हुए हैं,
तो आप उसको देखना, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको ओपन करना, और टाइमिंग भी डाल दूंगा साथ में भी, इतने मिनट इतने सेकंड पर वो वीडियो में चल जाएगा क्वेश्चन। तो वहाँ से आपको ये वाला क्वेश्चन देखना और ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन, कणों के टकराने की आवश्यक शर्त है, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर कॉलिजन ऑफ पार्टिकल्स। तो ये क्वेश्चन आपको होगी सर ये कैसा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं गिवन, लेकिन आंसर में आपको R1 R2 V1 V2 गिवन है, ठीक है। तो अपने देखो 9th क्वेश्चन अपने सॉल्व करते हैं। तो देखो एक चीज़ यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट काम में आएगा कि मान लो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल, दो पार्टिकल हैं, ठीक है, एक का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, एक का R2 वेक्टर है, और एस डैश फ्रेम में R1 डैश R2 डैश है। तो अगर मैं इनकी इक्वेशंस लिखूं तो R1 डैश वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर इंटू T, और R2 वेक्टर लिखूं मैं पार्टिकल के लिए तो वो R2 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर इंटू T, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ये याद रखनी है कि जब भी दोनों पार्टिकल कोलाइड करेंगे, मतलब टकराएंगे एक दूसरे से, तो उनका उस टाइम जब वो टकराएंगे तो पोजीशन उनकी क्या होती है, सेम होती है। बिल्कुल एक पॉइंट पे आके टकराते हैं वो, तो तब दोनों का जो पोजीशन वेक्टर वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ये कंसेप्ट यहाँ पर काम आएगा कि जब भी कोई कॉलिजन होगी उस टाइम दोनों पार्टिकल का जो कॉलिजन वाला पॉइंट है, कोलाइड जहां पर वो होते हैं वो पॉइंट सेम होगा, इसका मतलब दोनों का पोजीशन वेक्टर सेम होगा। समझ आई बात, कि जब वो कोलाइड करेंगे तो पोजीशन वेक्टर सेम होगा दोनों का, बस ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा बच्चों। तो पोजीशन वेक्टर सेम हो जाएगा तो R1 डैश वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 डैश वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो R1 वेक्टर माइनस V1T ये किसके इक्वल आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस V2T के इक्वल आ जाएगा। अब इससे आगे मैंने यहाँ पर कर रखा है कैसे कि R1 वालों को एक साइड में ले आए, R2 को इधर ले आओ, V1 को इधर ले जाओ। तो देखो कैसे, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल टू V2T माइनस V1T, समझ आई। तो जब एक साइड ले आए तो यहाँ से T क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब अपने को रिजल्ट ऐसा निकालना है, कुछ नज़दीक जा रहे हैं कि बराबर में 0 आ रहा है, हर एक के इक्वल में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब अपने 0 बनाने की ट्राई करते हैं। तो 0 कैसे बनाएं यहाँ पर, कि मैं क्या करता हूँ, ये वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को 0 बनाने का तरीका होता है कि उसके बिल्कुल जैसे एक जैसे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो मैं यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ बोथ साइड्स V2 माइनस V1 वेक्टर का। तो इधर भी कर दिया ये देखो, और इधर भी कर दिया। अब आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि जो सेम वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, क्योंकि दो सेम वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में आपके पास साइन थीटा आता है, और साइन थीटा जब 0 हो गया तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इधर वाली सारी जो ये वाली वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये बना R1 वेक्टर माइनस R2 क्रॉस में V2 वेक्टर माइनस V1 इज इक्वल टू 0, लेकिन आंसर में ये V1 माइनस V2 गिवन है, तो इसको V1 माइनस V2 बना दो, माइनस कॉमन ले लो, उसको 0 के नीचे भेज दो -1 को, तो वो तो 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब जो अपना आंसर है वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। समझ आई इतनी बात। अब नेक्स्ट देखो आपके पास इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जगह चाहिए। तो देखो बच्चों नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वाले, यहाँ देखो बिल्कुल 11वीं क्लास वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा कि एक किसी पिंड 5 किलोग्राम का है और पिंड पर 100 न्यूटन का बल रखा है, उत्पन्न त्वरण निकालना है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 kg और इस पर 100 न्यूटन का क्या कर रहा है, फोर्स वर्क कर रहा है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो F इज इक्वल टू एम में फॉर्मूला आपके पास है। एक्सेलरेशन निकालना है तो A इज इक्वल टू F अपॉन एम। F आपको गिवन है 100, M आपको गिवन है 5, तो मतलब कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा 11वीं क्लास वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट चलो 11th क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है पढ़ो, वीडियो पॉज करो, पढ़ो और ट्राई करो।
एक क्रिकेट खिलाड़ी किसी गेंद को क्षैतिज दिशा में अधिकतम दूरी तक 100 मीटर तक फेंक सकता है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा में उसी गेंद को कितनी ऊंचाई तक फेंक सकेगा। एक क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट मैक्सिमम डिस्टेंस 100 मीटर, फाइंड मैक्सिमम हाइट इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो देखो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम डिस्टेंस, ये किस में आता होता है, मैक्सिमम वाला जो कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आप कर रखा है तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका रिलेटेड है प्रोजेक्टाइल मोशन से। किससे है, प्रोजेक्टाइल मोशन। हालांकि मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स वाली वीडियो में ये प्रोजेक्टाइल नहीं करवाया हुआ, लेकिन अब तक आपने पढ़ चुके होंगे, और बाकी 11th क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाता है, वही फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, क्षैतिज दिशा में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आप देखो कि जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो ये वाली डायरेक्शन है ये हॉरिजॉन्टल होती है, और इसको अपने मैक्सिमम रेंज लिखते हैं, और ये वाली डायरेक्शन वर्टिकल होती है और इसको अपने मैक्सिमम हाइट लिखते हैं। तो आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी क्षैतिज दिशा में मैक्सिमम डिस्टेंस दी हुई है, मतलब आपको आर मैक्सिमम गिवन है यहाँ पर, वो कितनी है 100 मीटर। अब एक चीज आप और देखो कि अगर आपको रेंज का फॉर्मूला पता हो तो देखो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा और अपॉन में जी, और जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो इस साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है तो 1 ले लेते हैं, तो जो आर मैक्सिमम हो जाता है आपका वो आ जाता है यू स्क्वेयर अपॉन जी, और यही वैल्यूज अपने को यहाँ पर 100 मीटर गिवन है। और अब आपको वर्टिकल निकालनी है, तो वर्टिकल वाली क्या हो जाएगी, हाइट होती है मैक्सिमम हाइट, तो एच मैक्सिमम आपको फाइंड करना है। अब आप देखो एच की जो वैल्यू होती है वो होती है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में 2g। तो जब मैं एच मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर लिखूंगा तो यहाँ पर भी जो साइन थीटा वाली टर्म होगी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यू स्क्वेयर अपॉन 2g, और यू स्क्वेयर अपॉन जी की वैल्यू अपने को पता 100 है, तो इसकी वैल्यू 100 और अपॉन में 2, तो 50 मीटर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आंसर आ जाएगा फाइनल। समझ आई बात, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो आपके पास कि 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक प्रोटॉन 1.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिशील है, तो पथ की त्रिज्या होगी। ठीक है, पथ की त्रिज्या यहाँ पर यानी रेडियस ऑफ पाथ यहाँ पर क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला क्वेश्चन आ गया कि आपको एनर्जी गिवन है, एनर्जी गिवन है 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूँ 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में चेंज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट जो आपके एसआई यूनिट नहीं है, यहाँ पर टेस्ला गिवन है, बी की वैल्यू जो गिवन है वो आपके पास गिवन है यहाँ पर 1.5 टेस्ला जो कि एसआई यूनिट है। तो इसको मैं 30 मेगा की जगह 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये आ गई वैल्यू किसमें, जूल में एनर्जी की। तो आपको पाथ की रेडियस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, एक कॉन्सेप्ट यूज करते हो कि जब भी कोई पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है वो सर्कुलर मोशन करता है, और सर्कुलर मोशन उसे जो सर्कुलर मोशन करता है तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो आप यहाँ पर एक इक्वेशन यूज करते होते हैं mv²/r इज इक्वल टू QVB। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आप देखो तो इसको एनर्जी की फॉर्म में बनाना है, एनर्जी की फॉर्म में, तो एनर्जी की फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला जब बनाना है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि v से जैसे v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, या हाफ एम वी स्क्वायर की फॉर्म में इसको बना लो। तो जो आपके पास लास्ट फॉर्मूला आएगा आर का फॉर्मूला वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला सारा आपने किया हुआ है। √2 यहाँ पर आ जाएगा m, यहाँ पर आ जाएगा एनर्जी E, ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर आपके पास आ जाएगा Q और इनटू में क्या आ जाएगा R। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यहाँ से बना सकते हो, वो आपके पास फॉर्मूला सारा यहाँ पर कंप्लीट आपके पास आ जाएगा। तो अब देखो ये आ गया, तो आपको पता है कि 2 का तो 2 ही पड़ा रहेगा यहाँ पर, m की जगह प्रोटॉन है तो m प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27, E की वैल्यू आपको 30
10 की पावर 6, 1.6, 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 यहाँ पर गिवन है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और आर आपको यहाँ पर आर तो सॉरी फाइंड करना है, यहाँ पर बी आ जाएगा, सॉरी बी आ जाएगा, आर फाइंड करना है, बी आएगा यहाँ पर। तो देखो बी की वैल्यू 1.5 टेस्ला आपको गिवन है। तो अब सारे को सॉल्व करना आपको, तो ये तो कैलकुलेशन का काम है। तो कैलकुलेशन जब आप यहाँ पर करोगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 160.32 इंटू 10 की पावर -40, ठीक है, ये आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर -19। और जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये 12.66 आ जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है और 13 का 169, दोनों के बीच में ही आएगा। और ये अपॉन 2.4 और इनटू में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर नीचे एक पावर आ जाएगी, क्योंकि ऊपर 10 की पावर -20, नीचे 10 की पावर -19, 1/10 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.53 मीटर आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मतलब बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो कैलकुलेशन है इसमें और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास, नेक्स्ट आपका हाँ सॉरी 13 क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, बीच में मिस हो गया था मेरे से इसमें डालना पीपीटी में, पहले 14 करो। तो 14 क्वेश्चन आपका क्या है कि भूमध्य रेखा पर किसी 100 मीटर ऊंची मीनार से एक पत्थर शून्य वेग से गिराया जाता है। एट इक्वेटर ए पार्टिकल इज फ्रीली फॉल फ्रॉम ए बिल्डिंग विद 0 इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पत्थर का क्षैतिज तल में विस्थापन, मतलब कि इक्वेटर पर है कोई बिल्डिंग है बहुत ऊंची, वहां से पत्थर नीचे गिराएंगे तो आपको पता है अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है। तो जो स्टोन है, पत्थर है, जो एक्चुअल जगह पर, जिस जगह पर उसको गिरना चाहिए उस जगह पर ना गिर के थोड़ा सा इधर उधर गिरेगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन के कारण उस पर कोरियोलिस फोर्स वर्क करेगा। कोरियोलिस फोर्स वर्क करने से वो अपना पाथ क्या कर देगा, थोड़ा सा डेविएट कर देगा, उसका पथ विचलित हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो वही क्या है आपको निकालना है कि वो कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको 14 क्वेश्चन कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स डैश इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था 1/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा और अपॉन में 2h अपॉन जी की पावर 3/2, ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। आपको एक्स डैश की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी वैल्यूज आपको पुट करनी पड़ेंगी। तो देखो जी की वैल्यू अपने को पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एच की वैल्यू आपको पता है 100 मीटर गिवन है यहाँ पर, और भूमध्य रेखा दी हुई है, इक्वेटर दिया हुआ है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री, तो कोस लैम्डा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है लैम्डा। अब ओमेगा, ओमेगा यहाँ पर अर्थ का रोटेशन लेंगे, रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो वो क्या होती है, अगर तो आपको डायरेक्ट याद है, ये मैंने करवाई भी हुई है, 7.29 इंटू 10 की पावर -5 रेडियन पर सेकंड होती है। और इसको फाइंड कैसे करते हैं, अगर आप फाइंड करना चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई अपॉन में टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है। और अर्थ के लिए 2 पाई और टी क्या होता है, अर्थ पूरा एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 24 आवर्स। और इस आवर्स को आप क्या करो, 24 इंटू 60 कर लो, सेकंड में चेंज कर लो, पाई की वैल्यू 3.14 रखो, तो लास्ट आंसर आपका 7.29 इंटू 10 की पावर -5 रेडियन पर सेकंड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज आप पुट कर दो, एक्स डैश इज इक्वल टू 1/3 और इंटू में ओमेगा 7.29 इंटू 10 की पावर -5, जी की वैल्यू 9.8, कॉस लैम्डा 1, 2 इंटू 100 और अपॉन में 9.8 की पावर 3/2। तो इस सारे को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसको 200 अपॉन में अप्रोक्सीमेट आपका है यहाँ पर 10 है ये, तो यहाँ पर लगभग आ जाएगा 20 की पावर 3/2 का आप क्या लिख सकते हो, 20 और अंडररूट में 20 लिख सकते हो। अंडररूट 20 आपको निकालना पड़ेगा और सारा कुछ करके जो आपका फाइनल आंसर मैं आपको बता देता हूँ भाई, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, 0.022 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ए आंसर आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। समझ आई बात इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
कितने समय में एक फूको लोलक का दोलन तल एक चक्कर पूरा करेगा जब वह स्थित होगा भूमध्य रेखा पर? इन विच टाइम ए फोकल्ड पेंडुलम कंप्लीट इट्स वन साइकिल व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन इक्वेटर? तो फोकल्ड पेंडुलम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। टी की वैल्यू, उसने टाइम पूछा होगा कितना टाइम, तो टी की वैल्यू फोकल्ड पेंडुलम वाले में एक दो ही फॉर्मूले हैं, तो ये आ जाएगा 24 और अपॉन में साइन लैम्डा, यही फॉर्मूला है मेन तो उसमें फोकल्ड पेंडुलम अगर आपने पढ़ा हुआ है तो लैम्डा यहाँ पर इक्वेटर है, 0 डिग्री हो गया, साइन लैम्डा साइन 0 होता है, तो टी इज इक्वल टू 24 और अपॉन में 0, मतलब क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, मतलब क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आपका सही आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ऐसा लगता है कि ऐसा आंसर नहीं होना चाहिए लेकिन वैसा आंसर इसमें आता है। अब लास्ट क्वेश्चन 13 जो मिस हो गया था आज का, तो देखो आपको गिवन है यहाँ पर 13 क्वेश्चन में, ये इसका इंग्लिश मीडियम में नहीं लिख पाया क्योंकि बाद में ऐड किया था। तो देखो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में यानी मैग्नेटिक फील्ड में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी रेडियस के सर्कुलर पाथ पर गतिशील प्रोटॉन, मतलब मूविंग कर रहा है प्रोटॉन, उसके मोमेंटम फाइंड करना आपको, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, आपको गिवन क्या है, बी गिवन है यहाँ पर 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला भी इसी को ही बोलते हैं। आर आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसको मैं लिख देता हूँ 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, क्योंकि 10/100 करेंगे -1 आ जाएगा। तो अब आपको इसकी P फाइंड करना है, P इज इक्वल टू mv जो होता है उसकी mv की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको वही फॉर्मूला बताया, mv² r इज इक्वल टू qvb, v से v कैंसिल। ठीक है, तो mv की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, qbr, qbr यही क्या है, मोमेंटम है। P इज इक्वल टू Q यहाँ पर क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 क्योंकि प्रोटॉन है, B 0.05 है और R यहाँ पर कितना गिवन है 10 की पावर -1, तो P की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास हाँ यहाँ पर आ जाएगी, देखो 16 को 5 से करोगे तो वो आ जाएगी 80। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट को जब आप एडजस्ट करोगे तो मेरे को लगता है आंसर इसका आएगा 8 इंटू 10 की पावर -22 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वाली सीरीज पसंद आती है तो क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, बाकी सारी क्लास की वीडियोस मैं लेके आऊँगा क्योंकि कई दिन तो मुझे यही सोचने में लगे कि वीडियो बनाऊं कैसे। आज ये मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ मैं वीडियो, पहले पीसी से बनाता था लेकिन पीसी क्या है कि इतना झेल नहीं पाता, जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं जो OBS सॉफ्टवेयर होता है वो पीसी झेल नहीं पाता, तो इसी कारण आज मैंने मोबाइल पर बहुत अरेंजमेंट किया। 2-3 दिन मेरे को इसी में लगे कि कैसे बनाऊँ, ऐप भर के देखी, ट्राई किया और मुझे उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी वीडियो, और पसंद आई है तो आगे शेयर जरूर करना और रिव्यू अपने ज़रूर देना। और बाकी क्लासेस की BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल सभी की वीडियोस आएंगी, आप जुड़े रहे मेरे साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।